दद्दा के चले जाने की खबर सुन भैया की आवाज में वो शब्द गूंजे और बीना का हृदय पीड़ा से भर उठा। फिर भी उसे इत्मीनान था कि माँ के होते मायका अभी बाकी है। विदा होते वक्त दोनों बहनों ने माँ से वचन लिया कि वे नियमित रूप से आती रहेंगी। दोनों ही अम्मा की लालसा में मायके आती, पर भाभी के बदले बर्ताव के चलते ज्यादा दिन न ठहरती। लेकिन अब उन्हें कुछ ऐसा महसूस होता जो असामान्य था। छोटी बहन गुड्डी भी इसे समझ रही थी। जब वे दद्दा की बीमारी में उन्हें देखने आई तो अम्मा के साथ होने पर उन्हें अपनी पीठ पर निगाहें टिकी महसूस होती। दद्दा के रहते मार्च से ही अम्मा के पत्र आने लगते कि आ जाओ, और बीना व गुड्डी खुशी से भर उठती। हालांकि वे कम समय के लिए आती, मायका समृद्ध था, पर दद्दा के जाने के बाद परिस्थितियां बदल गईं। अम्मा के पास आमतौर पर कोई न बैठता, पर बीना या गुड्डी के आने पर भाभी या उनके बच्चे हमेशा मौजूद रहते और दोनों की बातें दिल में ही दबी रह जाती। भाभी का व्यवहार भी ठंडा था और वे ऐसे पेश आती जैसे दोनों नंदे घर में उपद्रव मचाने आई हों, जबकि दोनों ही खुशहाल थी। भैया भी सिर्फ हालचाल पूछकर चलते बनते। खाना पूछना एक औपचारिकता थी और कटु शब्दों के कारण वे अगले दिन ही लौट जाती। अक्सर सुनने में आता कि अम्मा ने घर को धर्मशाला बना रखा है। बुढ़ापे में मिलने की इच्छा तो होती है, पर इसमें भी तो खर्चा होता है। फोन पर अम्मा की आवाज सुनना बीना के लिए बस एक ख्वाब था, क्योंकि उनके शब्द हमेशा वही होते, मैं ठीक हूँ। घर की तनावपूर्ण स्थिति के कारण गुड्डी ने तो आना छोड़ दिया था, पर बीना जो नजदीक थी वो अक्सर आ जाती थी। अम्मा चुपके से बेटियों के नंबर छुपा लेती और किसी न किसी से बात करवा लेती। माँ की ममता का बंधन कभी कमजोर नहीं पड़ता, चाहे बेटी कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए। महीनों बाद जब अम्मा ने बीना को बुलाया तो वह दौड़ी चली आई। इस बार कोई रोक टोक नहीं थी और रात भर दोनों ने दिल की बातें की। अगले दिन बीना ने अम्मा से गुड्डी से भी बात करवाई। विदाई के समय अम्मा ने बीना से कहा कि जल्दी आया करो, क्योंकि शायद अगली बार मिलना न हो। बीना को उनकी आवाज में कुछ अजीब सा लगा। 20 दिन बाद जब खबर आई कि अम्मा नहीं रही, बीना बेहाल होकर मायके पहुंची। वह अम्मा की मृतदेह से लिपटकर घंटों रोती रही। अम्मा की विदाई ने बीना को एक अजीब सुकून दिया, क्योंकि अब उन्हें उस दुर्व्यवहार से मुक्ति मिल गई थी। अम्मा के संस्कार के बाद बीना ने मायके का रुख नहीं किया। 3 साल बाद जब भैया ने फोन किया तो बीना ने उनसे और भाभी से बात की। भाभी ने बीना से कहा कि अम्मा के समय तो वह हर हफ्ते आती थी, पर अब 3 साल हो गए हैं। बीना के दिल के जख्म फिर से हरे हो गए। उसने कहा कि उसका आना सिर्फ अम्मा के पास समय बिताने के लिए था, न कि किसी और चीज के लिए। अम्मा के जाने के बाद उसके लिए वहां जाने का कोई मतलब नहीं रहा। भैया और भाभी ने बीना से माफी मांगी और कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। बहुत बुरा किया है तुम दोनों के साथ हमने। आज जब तुम्हारी भतीजी को देखने को तरसते हैं तो अम्मा की तड़प समझ में आती है, जिन्हें हमने सिर्फ बहू के चश्मे से ही देखा। अगर 2 दिन को भी आ जाओगी तो अच्छा लगेगा। भैया और भाभी के बेहद कहने पर बीना मायके गई तो भाभी में बड़ा बदलाव पाया। ये वही भाभी थी जिनके डर से अम्मा अपने मन की बात भी न कर पाती। चलते वक्त भाभी ने बीना को उसके लिए अम्मा की दी हुई कुछ निशानियां दी। बीना ने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा कि भाभी मुझे सिर्फ अम्मा और अपनों का मोह था, इन बेजान चीजों का नहीं। भाभी आंसू पोंछकर रुधे गले से बोली, आती रहना बिट्टी, बुढ़ापे में ही सही, लेकिन ये समझ आ गई कि इन बेजान चीजों की चाह में इतना आगे बढ़ गए हम कि रिश्तों की जान ही छीन ली। बीना ने भाभी के आंसू पोंछे और कहा कि जो हो गया वो बदल नहीं सकता, पर अफसोस यही है कि समझ अक्सर देर से आती है। बेटियां कोई कोई ही ऐसी होती हैं जिनको कोई लालच हो, मगर अधिकतर तो बस कुछ समय माँ बाप और भाई बहन के साथ के लालच में मायके आती हैं। बस पछतावा यही रह जाता है, काश ये बदलाव उनके सामने होता तो वो परलोक तसल्ली के साथ जाती। गाड़ी में बैठने के बाद भी बीना ने पलटकर देखा तो भाभी पल्लू से अपनी आंखें बार बार पोंछ रही थी। आज बरसों बाद मन भर गया था, जैसे अम्मा के समय मायका छूटते लगता था। जब घर पहुंचने की खबर भैया को दी तो वो भी बस इतना ही बोल पाए कि बिट्टी आती रहना।
बीना ने से कहा कि वह आती रहेगी क्योंकि अब उसका मायका उसे वापस मिल गया है। और इस तरह बीना के लिए मायके का दरवाजा फिर से खुल गया।